नमस्कार। चंचल आखिरी पायदान से इसको सब्सक्राइब करिए और घंटी बजा दीजिए, तो हम लोगों के बीच में संवाद की स्थिति थोड़ी सी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। आप लोगों की तरफ से जो फीडबैक मिल रहा है, मैं इस पर गंभीरता से पढ़ता हूँ। बहुत अच्छे हैं। उसमें कुछ लोगों ने आज की तारीख के बारे में पूछा है, 25 जून का। बहुत पुराना मामला है, इमरजेंसी। और वो लोग पूछ रहे हैं कि जो फेसबुक पर जिन्होंने केवल सुना हुआ है या और वो जानते नहीं कि इमरजेंसी क्या है वगैरह वगैरह। तो मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि अभी कुछ लोग आए थे मेरा स्वागत करने के लिए, और वो सरकारी पार्टी के लोग थे। तो मुझे हंसी आई। हमने कहा भाई मैं तो आपके खिलाफ हूँ। बोले लेकिन आप जेल तो गए थे। हमने कहा हाँ गया था। तो उसके लिए हमारे पार्टी के लोगों ने कहा है कि जो लोग आपके इलाके में जेल गए हैं उनका जा कर के स्वागत करिए, शाल दीजिए, फूल दीजिए, माला पहनाइए और फ़ोटो खिंचवाइए। तो हमने कहा यार तुम अपनी पार्टी के भी लोगों को निकाल लेते। गए थे कि नहीं? बोले कि साहब इस इलाके में कोई मिला नहीं। एक आप मिले हैं और 3 जय गुरुदेव वाले मिले हैं जो बेचारे गए थे गुरुदेव का दर्शन करने के लिए और उस दिन पकड़ लिए गए, तो वो जेल चले गए। बहरहाल जो भी हो, जेल गए थे। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो आज हम आपको वही किस्सा सुना दें जेल का। 25 को इमरजेंसी लग गई देश में। 2 कारण थे और दोनों वाजिब कारण रहे होंगे, नहीं रहे होंगे, इसका फैसला इतिहास कर रहा है। लेकिन कारण बता दें। एक तो देश में अराजकता की स्थिति आ गई थी, आंदोलन कंट्रोल के बाहर हो गया था, बहुत साफ बात थी ये। दूसरा था, इससे भी बड़ा फैक्टर आया इमरजेंसी लगाने का। इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूर्व समाजवादी नेता मरहूम श्री राजनारायण जी का एक मुकदमा चल रहा था मिसेस श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ कि चुनाव में उन्होंने धांधली किया बहैसियत प्राइम मिनिस्टर। वो मुकदमा चल रहा था और उसी तारीख को फैसला हो गया और 12 तारीख को श्रीमती इंदिरा गांधी को दोषी पाया गया और जगमोहन की अदालत ने फैसला कर दिया कि आप 6 साल के लिए डिबार होती हैं और आप चाहें तो इसका आप अपील कर सकती हैं। तो ये 2 कारण थे। लेकिन शुरुआत कैसे हुई ये बड़ा दिलचस्प है, उसको ज़्यादा गंभीरता से आप समझिए। और हमें तकलीफ़ भी होती है कि आज का समाज, आप विशेष करके नौजवान, बिल्कुल खामोश है। केवल 3 आने दाम बढ़ा था गुजरात में समोसे का, और 2 नाम बता रहा हूँ, याद रखिए। वो फेसबुक पे है, मनीषी जानी उसके नेता और उमाकांत माकड़, 2 लोग नेतृत्व कर रहे थे। और 3 आने के सवाल पर, समोसे के दाम बढ़ने के सवाल पर ये आंदोलन शुरू हुआ। चिमन भाई पटेल की सरकार थी, कांग्रेस की। जिद पे मामला फंस गया और ये 3 आना बढ़ते बढ़ते छात्र आंदोलन बढ़ गया गुजरात, फिर वगैरह वगैरह, चर्चा हर जगह से होने लगी। मैं उसमें भागीदार बना दिया गया। मैं कह रहा हूँ, हम नहीं कह रहे हैं, इस वजह से कि बनारस से वाहिद अकेला आदमी रहा मैं छात्र नेता के तौर पर। जो उमाकांत माकड़ आई जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और देवुदास से मिले, मजुमदार साहब से मिले कि किसी तेज तर्रार आदमी को भेजिए हमारे यहाँ आंदोलन के लिए, और इस तरह का आंदोलन चल रहा है। और GH पटेल ने भेजा है हमको, उन्होंने कहा, माकड़ साहब ने। तो देवुदा ने हमको लगा दिया कि जाओ तुम। अब मैं गया, साहब मुझे क्या मालूम कि चिमन भाई पटेल की सरकार वहाँ कैसे क्या करती है। और गया जो भाषण दे रहा था साइंस कॉलेज या कौन सा कॉलेज था, उसके सामने। इतने में तब तक पुलिस आ गई, भगदड़ मच गई। तो सब तो उतर लिए, मैं फंस गया उसमें।
ये इस किस्से के विस्तार में नहीं जाऊंगा लेकिन बहरहाल मैं गिरफ्तार हो गया। अचानक उसी रास्ते से समाजवादी पटेल के साथ राजनारायण जी आ गए। तो राजनारायण जी की अदा बड़ी कमाल की थी। आते ही सबसे पहले उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और लगे मुझे गुस्से में अनबन बोलने और पुलिस वाले के सामने हड़काने लगे। बदतमीज हो, मना किया था, क्यों आ गए, दिस दैट वगैरह वगैरह करते। और इसके बाद सीधे उन्होंने कहा छोड़ो जी इसको, हमारी गाड़ी में बैठाओ। तो मतलब जैसे मजिस्ट्रेट यही हूँ। अब वो पुलिस वाला कुछ समझ में नहीं आया उसको और उसने मुझे राजनारायण जी की गाड़ी में बैठा दिए। तो रास्ते में लेके चले तो मुझे उतर जाओ अब यहाँ से, अब सीधे भाग जाओ बनारस। जेल जाने का मन था। हमने कहा कि नहीं, हमको क्या मालूम था कि इस तरह से तुरंत ही हो जाएगा। बोले उतरो। हमने कहा लेकिन पैसा नहीं मेरे पास। तो बोले यहाँ वो धर्मशाला खुला हुआ है। खैर जे पटेल ने जो कुछ भी था 200-250 रुपये दिए और उसके बाद वही बहुत था। हमने कहा चलिए एक हफ्ता निकल जाएगा। ये नहीं हुआ, मैं वहाँ रहा। आंदोलन चला साहब बाहर फैलते फैलते और एक दिन ये जयप्रकाश नारायण तक जा पहुँचा। और जेपी हीरो थे ही, बड़े लंबे आंदोलन से निकले हुए, बड़ी लंबी लड़ाई जंग लड़ कर के आए हुए 42 के हीरो साहब। जेपी का उतरना क्या था कि आंदोलन पूरा जिस तरह से सुलगती हुई आग में कोई ज़बरदस्त घी डाल दे उस तरह से, और सब निकले। और आज जो देख रहे हैं बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश तक सब जगह पर जो मंत्रियों की तादाद बनी हुई है, ये ज़्यादातर सब उसी के देन हैं, जेपी मूवमेंट के। तो छात्र आंदोलन इस तरह से चला। बहरहाल इमरजेंसी लग गई। तो इमरजेंसी लगने की सूचना जब हमको मिली तो मैं गांव पर था। उसमें जून में छुट्टियां हो जाती, विश्वविद्यालय बंद था। गांव पे लगी तो मैं भाग गया सीधे बॉम्बे। हमने कहा बेटा अब तो पकड़े जाओगे, जेल जाना ही है, तो ज़रा बच के निकल लो, शायद ज़िंदगी भी कुछ सुधर जाए। तो मैं भाग गया बम्बई। अंधेरी में नटराज स्टूडियो में उन दिनों ऑफिस था AK बनर्जी, यही नाम शायद, जो भी हो बनर्जी साहब, अभी याद आता है बताता हूँ। आर्ट डायरेक्टर, बड़े कमाल के आर्ट डायरेक्टर। ऋषिकेश मुखर्जी साहब की फिल्मों के सारे कला का संपादन उन्होंने किया है। तो गया उनके यहाँ, तो मैंने कहा कि मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, बताओ असिस्टेंट के। तो सीधे साधे आदमी लगे, निहायत शरीफ आदमी, टिपिकल बंगाली, एक छाता पीछे कुर्सी के लटका हुआ, खादी का धोती और कुर्ता, और वो भी कॉलर नहीं, वो सीधा वाला। तो बोले कि बनारस, बंगालियों की एक दिक्कत है, उनकी एक परेशानी है और एक मोह भी है बनारस से। कोई भी बनारसी कहीं रहेगा तो कलकत्ता के बाद बनारस को अपना दूसरा शहर मानता है। तो बोले बनारस तो हमको स्केच है तुमको कुछ याद? मैंने कहा हाँ। तो मैंने एक स्केच घाट का बना करके दिखा दिया। बोले ठीक है। तो खैर अभी तो कोई फिल्म है नहीं, फिल्म शुरू होते ही मैं तुमको बुलाऊंगा, तुम अपना पता वगैरह छोड़ दो। मैं छोड़ दिया बहरहाल। लेकिन दिल्ली में जाऊँ और नटराज में, तो उनकी वजह से सुविधा मिल गई थी कि घूमने टहलने का। उन्हीं दिनों हेरा फेरी की शूटिंग चल रही थी। नहीं, हेरा फेरी नहीं, शायद हेरा फेरी थी। पहली टकराहट मेरी असरानी से रूबरू हुई फिल्मों में, और असरानी साहब की एज यूजुअल जैसी आदत है। तो इसी बीच में मैं बता दूं, उन्होंने हमको, बनर्जी साहब ने कहा कि देखो इधर फिल्म में तू आएगा, बहुत चमकदार जगह है, और कभी इन लोगों के झांसे में मत फंसना, ये जो एक्टर वगैरह होते हैं इनके चक्कर में मत फंसना। उनके ठीक है। असरानी साहब ने कहा कि माचिस है तुम्हारे पास? माचिस था मेरे पास, उन दिनों मैं सिगरेट पीता था। तो हमने कहा कि नहीं, मैं माचिस नहीं रखता। तो 25 पैसा निकाले और बोले कि इधर जाओ, गेट के पास से लाओ। तो हमने उनको माचिस 25 पैसे वापस उनके टिकाते हुए हमने कहा कि जा कर के वहाँ किसी से मांग लीजिए माचिस खरीदने के लिए नहीं आया हूँ। बहरहाल ये शिकायत गई बनर्जी दा के पास कि तुम्हारे यहाँ इस तरह के हैं। तो खैर दादा ने सब ठीक ठाक किया और मुझे समझाया भी कि हाँ भाई देखो अदब वगैरह क्या होता है, जो भी हो। एनी हाउ, जब मैं जहाँ रह रहा था उस गली का नाम था तेली वाली गली, अंधेरी। जब पहुँचा अपने मित्र के घर पे तो पता चला कि साहब हमारे पहुँचने के पहले वहाँ पुलिस पहुँच चुकी थी और तलाश रही है और वहाँ से निकली है कि कहाँ गए होंगे।
हमने कहा कि अब यहाँ भी मुश्किल है। खैर वहाँ से भागा, मैं चल दिया, आ गया साहब। हमारे जौनपुर में एक जगह है बादशाहपुर, तो बादशाहपुर तक मैं सब पहुँचा, एक जगह रहा। तब तक मैंने अपना कुछ हुलिया वुलिया बदल लिया था, दाढ़ी बढ़ गई थी, एक लुंगी कहीं से मिल गई थी वो पहन लिया था, एक पुराना कुर्ता, ताबीज़ गले में लटका लिया था, लग रहा था कि कोई मुसलमान है। बहरहाल हमारे बीएचयू के ही एक उस समय छात्र थे शुक्ला जी, वो उस दिन अपना सामान लेकर के जा रहे थे बीएचयू। बोरा था उसमें चावल, गेहूँ, दाल, ये सब। मैंने उनको आवाज़ दिया, हमने कहा कि पंडित जी, तो पहले चौंके, पहचान नहीं पाए, तो मेरी खुशी हुई कि हमने कहा चलो अच्छी बात है। तो मैंने बताया, तो कह रही यार ये क्या, बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा। हमने कहा बताया कि चलना है बनारस। बोले काम करो, पुलिस भी तुमको तलाश रही है, और वो जानते हैं कि मैं बीएचयू से पढ़ता हूँ, तो दरोगा ने मुझसे पूछा है कि आप उसको पहचान लेंगे, और उनको ये खबर है कि तुम आ गए हो यहाँ पर। मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं। मैं उनका बोरा लादा साहब, मरता क्या नहीं करता, ट्रेन तक गया, आगे आगे वो पीछे तक मैं। पुलिस भी मिला, क्या पंडित जी कोई मिला? बोले नहीं भाई अभी तक तो नहीं दिखाई पड़ा, लेकिन अगर आएगा तो देखो इधर ही कहीं होगा। कह करके खैर बैठ गए, आए ट्रेन में। तो हमको बोले कि तुम यहाँ मत रुको, मतलब बनारस मत उतरो, वहाँ पुलिस लगी होगी, तुम मड़ुआ डी में उतर जाओ। गए मड़ुआ डी में उतरे, वहाँ से एक दोस्त से साइकिल लिया, उसके पलटा लिया। बीएचयू में रहने का ये फ़ायदा था मजुमदार वगैरह समाजवादी आंदोलन की ट्रेनिंग का, कि हम लोग केवल बीएचयू कैंपस तक महदूद नहीं रखते थे, तमाम मेस्तरों से ले करके चपरासियों तक, और ये तब सब लोगों से एक पारिवारिक संबंध बना हुआ था। उनके सुख दुख में साझेदारी वगैरह। गए साहब, यूनिवर्सिटी पहुँचे, यूनिवर्सिटी से घूमते रहे किसी तरह से। इसकी लंबी दास्तां है। एक 10 दिन के करीब में बनारस में फरारी की ज़िंदगी गुजारा। उसी में मुझे असलम परवेज़, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, फेसबुक पे भी हैं, उन्होंने भज्जी से गाली भी दिया और कहा कि कम से कम यार तुम अगर मुसलमान बने घूम रहे हो तो सीख तो लो कि उर्दू में अपना नाम कैसे लिखा जाता है। बहरहाल उर्दू उन्होंने मुझे सिखाया, चलता रहा। लेकिन एक दिन मैं पकड़ा गया, पकड़ लिया गया साहब। तो पीपी सिंह थे, एसएसपी, वो डीवाईएसपी थे उसमें, हमारे ज़िले के थे, बहुत जान पहचान थी। तो हमने सोचा कि चलो कुछ राहत मिल जाएगी। लेकिन वो 1 नंबर के उस्ताद, और थाने पे बैठा करके और केवल इतना ही कहे कि गांधी वाला लगा के छोड़ दो, इसको भेज दो। मैं समझ में आया कि कुछ अच्छी चीज़ दे रहे हैं गांधी वाला। तो हर थाने में देखे होंगे कि गांधी की तस्वीर होती है। भेलूपुर थाने बनारस में गांधी की तस्वीर के पीछे सारी धाराएं लिखी हुई है, 124A वगैरह वगैरह से शुरू होते होते कम से कम दर्जन में धारा। चलो साहब लगा दिया और फिर तस्वीर को वहाँ लटका दिया। हमने कहा अच्छे इस्तेमाल कर रहे हो भाई गांधी का। बहरहाल तो थोड़ी देर में फिर फोर्स आई, उसने कहा कि साहब इनको डी पेरिस भेज दो। नहीं है डी पेरिस। तो जब चूँकि हम लोग जेल जाने के आदी हो चुके थे तो जेल में बहुत राहत मिलती है। उन्होंने कहा जेल जाएंगे तो आराम से थोड़ी सी ज़िंदगी कटेगी। बोला डी पेरिस, तो हम और खुश हुए। हमने कहा शायद VIP ट्रीटमेंट मिल रहा है। और साहब 3 दिन तक जो वहाँ पर एक्सरसाइज कराया CBI ने, केवल एक ही सवाल कि कहाँ हैं जॉर्ज फर्नांडीज़, कहाँ है कर्पूरी ठाकुर वगैरह 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 होता रहा। लेकिन जब मालूम नहीं था, और जबकि मालूम था, मुलाकात भी हो चुकी थी। फिर कभी इसका जिक्र करूंगा कि कैसे कैसे इन लोगों से बात हुई, किस तरह से कर्पूरी जी को सारनाथ पहुंचाया गया। और अंदाज़ लगाइए कि कर्पूरी ठाकुर जैसा आदमी अगर टाई और सूट में रहेगा तो कैसा लगेगा, या जॉर्ज फर्नांडीज जैसा आदमी बढ़ी हुई दाढ़ी और लंबा सा अगर वो योगी, महंत योगी के ड्रेस में रहेंगे तो कैसे लगेंगे। ये सब लोग रहे। बहरहाल 3 दिन बाद चटर्जी साहब थे CBI के, उन्होंने कहा कि ये कुछ नहीं बताएगा, इसको भेज दो अब जेल। तो मैं जेल चला गया। अब यहाँ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि
वो जो इमरजेंसी थी, जो लोग जेल गए उन लोग तो बड़े मस्ती में रहे, लेकिन तकलीफ़ में वो रहे जो जेल के बाहर रहे और फरार रहे। ये खुल करके आप जान लीजिए। नंबर 2, जेल में जितना आराम उस समय में मिला है, शायद हम लोग कभी ज़िंदगी में बाहर आराम कर पाते। खाने के ले करके उस ज़माने में हम लोगों के एक डाइट की कीमत कम से कम 70-80 रुपये उस ज़माने में 75 में बैठती थी। जो भी खाना हो, मीट, मुर्गा, मछली, आप सब नोट कराइए, डॉक्टर लिखेगा, वो आएगा। इस तरह से बड़ी आराम रहा और आपकी सेवा के लिए 2-2 कैदी मिलेंगे। ये तमाम सारी चीज़ें और रही, और इस तरह से बहरहाल बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी काट करके हम लोग निकले। उसमें उसके अब फ़ायदे सुना दूँ। हमने जितनी पढ़ाई की है जेल में, तकरीबन 1-1.5 महीने फरार रहा, 18-19 महीने समझ लीजिए, इस समय 21 महीने की जेल थी। और इतनी कमाल की चीज़ें पढ़ी, कितनी कमाल की चीज़ें मिली, मंगवाई गई सब, और बहुत अच्छी चीज़ रही। सरकारी भोजन मिला, सरकारी आराम रहा, सब कुछ रहा। बाहर निकले तो क्रांतिकारी भी हो गए थे, जो अभी भी कभी जुनून चढ़ जाता है। बाहर निकले तो सबसे पहले ये जुनून टूटा मधुलिमेज जी से। इसका मैं उस पर फेसबुक पे लिख चुका हूँ, लेकिन फिर भी बता दूँ। जेल से छूटे उसके पहले हम लोगों के टर्म थे मनोहर श्याम जोशी से, वो संपादक थे। हम लोग दिल्ली रहते थे तो पहुँच जाते थे, जोशी जी पैसा दे दीजिए उधार, आज कुछ ज़रूरत है। तो हम लोगों के लिए बैंक थे, बड़े मज़ेदार आदमी थे। तो जोशी जी कहते थे पहले लिखो, और फिर किसी है केजरीवाल साहब ज़रा 100 रुपये भाई हमको उधार दे दीजिए, वो मांग करके देते थे। थोड़ी देर बाद आप केजरीवाल साहब को लौटाएँ, ये थी उनकी आदत। तो हमने कहा कि चल करके हिंदुस्तान टाइम, उस समय वो निकलता था पत्रिका, हिंदुस्तान हिंदी, धर्मयुग की तरह गए हिंदुस्तान टाइम बिल्डिंग। तो एक गणेश जी वो बैठे हुए थे, दीक्षित जी, रमेश दीक्षित, आजकल पॉलिटिकल साइंस के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है लखनऊ में, अब तो शायद इस महीने रिटायर हुए हैं लखनऊ में। तो वो दोनों लोग बैठे हुए थे, देखते ही खुश हुए। जोशी जी बोले आओ आओ, कैसी रही जेल? हमने कहा इतनी खूबसूरत जगह का, बदतमीजी मत करो, सीरियस बताओ। हमने कहा बिल्कुल सही कह रहा हूँ। वो लोग जलालत झेलते रहे जो जेल के बाहर रहे, हम तो गरियाते हुए गए थे, गरियाते हुए वापस आए। हम न अपनी मर्ज़ी से गए थे, न अपनी मर्ज़ी से बाहर आए। ये तो दोनों ही काम हुकूमत ने किया है। बरा बोले लिखो, कहा ठीक। आए तो मधु जी इसमें वेस्टर्न कोर्ट में रह रहे थे, हम लोगों का भी सरदा वहीं गिरा हुआ था। तो मैंने थोड़ा सा होता उत्सुकता, छपास उस समय बहुत रहती थी। मैंने कहा मधु जी मैं लिखने जा रहा हूँ कि कैसे कैसे जेल गुजरी और किस तरह से लोग रोए, कल्याण सिंह किस तरह से रोते थे, किस तरह से माफ़ीनामा की बात हुई वगैरह वगैरह। मधु जी उखड़ गए हथे, बदतमीजी करते हो तुम लोग, अभी कुछ जो बन रहा है उसको बनने नहीं दिए और लगे अभी उसको तोड़ने। उनका मतलब था कि जनता पार्टी बन रही है, अभी ये सब तमाशा मत करो, और किसके सामने क्रांतिकारी बन रहे हो? ये कांग्रेस है, कांग्रेस में कौन सा आदमी है कि जो जेल नहीं गया है, कौन है जिसने तकलीफ़ नहीं उठाई वगैरह वगैरह, और सब सारा क्रांतिकारिता का भूत उतर गया साहब। तो मैं भी, बात तो लॉजिकल थी, हमने कहा बात तो सही है। एनीवे नहीं लिखा, लेकिन दूसरे दिन जाके बताया कि भाई नहीं लिख पाऊँगा जोशी जी, कुछ और कर दीजिए। बोले तुम अब अपनी मर्ज़ी से बोलो भाई। तो मैंने वो राजनारायण जी के यहाँ वो जनता पार्टी के टिकट बट रहा था, उस पर मैंने लिखा, एक अच्छी पीस आई वो, और हेडिंग थी, और टिकट बंट गया। बड़ी लंबी दास्तान है, ये सब चीज़ें होती रहीं। सब मिलाकर के लुब्बे लुबाब ये रहा साहब कि इतनी खूबसूरत ज़िंदगी, बड़ी ईमानदारी के साथ कहता हूँ, पहले दिन से भी कह रहा हूँ कि फिर मैंने ज़िंदगी वो जीने का मौका नहीं मिला। कई इसमें दिलचस्प घटनाएं भी हुई। जेल में इमरजेंसी के दिनों में सेंसर लगा हुआ था, लेकिन हम लोग लिख भी रहे थे और छप भी रहे थे। नतीजा ये होता था कि जब उनसे पूछा जाता था कि भाई नहीं ये तो पुराना आर्टिकल पड़ा हुआ था, वो जा रहा है, जिसे सुधेंदु पटेल ने लिखा, हमने चित्र बनाया, सी लोढ़ा कोटवा लो, दिनमान की कवर स्टोरी थी। हमने 2-3 कहानियाँ लिखी, आज अखबार में छपी। भैया जी बनारसी जैसे आदमी उसमें संपादक थे, बेखौफ होकर के उन्होंने छापा। विनोद शुक्ला उस समय नया लॉन्च हो रहा था
इनका आज अखबार कानपुर से, बहुत अच्छे हमारे रिश्ते रहे। विनोद शुक्ला ने छापा, ये एक फ़ायदा मिला। और एक छोटी सी घटना सुना के मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। कुछ मज़ेदार घटनाएं भी हो जाती हैं। एक दिन पंडित जी की एक किताब मिली, उन्होंने अपने बेटे लल्लू लोकपति त्रिपाठी के नाम पे जेल से खत लिखा है। जेल में मिल गई तो पढ़ने के बाद मैंने उसकी खत के हिसाब से पंडित जी को एक खत लिखा कि पंडित जी आप ये जेल में आप रह कर गए हैं आप। बहरहाल तो हम लोगों को चिट्ठियाँ मिलती थी लिख करके और देना पड़ता था जेल एडमिनिस्ट्रेशन को, वो सेंसर करता था, सेंसर करके तब वो भेजते थे। तो उस दिन 3-4 चिट्ठी थी, उसमें एक चिट्ठी पंडित कमलापत त्रिपाठी के नाम थी और एक चिट्ठी हमारे दोस्त, मैंने लिखा भी है इसमें, आपने पढ़ा भी होगा, वो हमारी महिला मित्र साधना के नाम पर था। दोनों चिट्ठी मैंने 2-3 उसके साथ और भी चिट्ठियाँ भेज दिया। डिप्टी जेलर जो सेंसर करता था उसने बदमाशी किया, लिफाफा बदल दिया। जो हमारी महिला मित्र की चिट्ठी थी वो चली गई कमलापत त्रिपाठी के पास और कमलापत त्रिपाठी की चिट्ठी डाल दिया उस लिफाफे में। बहरहाल बात ख़त्म हो गई, न उधर से जवाब आया न उधर से जवाब आया। जेल से छूटने के बाद पंडित जी के घर ऐसे हम लोग जाते रहते थे। उनके नाती आबू, हम लोगों के दोस्त लोकपति, मंजू उनके बहन, तो ये पारिवारिक संबंध था हम सब लोगों का। तो मैंने पंडित जी से प्रणाम किया, बैठ गए। तो वहाँ हरिजननाथ त्रिपाठी बैठे हुए थे, BHU के बहुत जहीन प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के, वो भी मानते थे हम लोगों को। तो उन्होंने कहा पंडित जी आप चिट्ठी के जवाब नहीं देते। तो मुस्कुराए, कुछ बोले नहीं, पान जमा हुआ था। थोड़ी देर बाद फिर मैंने कहा कि हमने कहा आपको जेल से मैंने चिट्ठी लिखी थी। तो किसी को एक उनके यहाँ एक मोटा सा मोछ वाला आदमी रहता था, चंदन लग, उसको इशारा किया कि वो ज़रा फाइल निकाल लाओ। तो उनके पर्सनल चिट्ठियों की फाइल थी, तो वो फाइल आई तो उसमें से उन्होंने लिफाफा निकाला और हरिहर गुरु को पकड़ा दिए कि ज़रा ये पढ़ करके उसको दे दो। तो पढ़े हरिहर गुरु तो मुस्कराए। हरिहर गुरु ने वो चिट्ठी मुझे दिया कि यह है पंडित जी के नाम पे चिट्ठी। देखा तो जो मैंने अपने महिला मित्र के नाम पे लिखा था वो चिट्ठी थी। मैं कुछ बोला नहीं, धीरे से चिट्ठी ले करके निकल लिया। तो मंजू दौड़ी, भैया चाय बनी। अरे हमने कहा छोड़, मेरी अभी तो जान बच जाए किसी तरह से, पंडित जी अभी हंस रहे हैं, मुंह उखड़ गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, निकल जाने दो। बहरहाल इस तरह की चीज़ें वारदातें होती रही और सब मिलाकर के इतनी बेहतर ज़िंदगी गुजरी है। इसका अगला हिस्सा अगर ज़रूरी हुआ तो मैं आपको कल सुनाऊंगा, इसलिए कि इसको थोड़ा कंटिन्यूटी चाहता हूँ कि नई पीढ़ी जाने कि भाई जेल है क्या चीज़। और जेल में अगर आप जेल गए नहीं तो आपको राजनीति नहीं करना चाहिए। तो आज जब भाजपा के लोग आए मेरा स्वागत करने के लिए, तो खैर साल बोल दिया बेचारों ने। हमने कहा वो बहुत अच्छा है, माला लेके आए थे। हमने कहा मैं माला तो पहनता नहीं, लेकिन अच्छा हुआ कि माला लेते आए हैं, हमको गेंदा के फूल लगाने की ज़रूरत है, बीज मिल जाएगा इससे। तो गए वो बेचारे। लेकिन आप बेहतर तरह से ज़रा इमरजेंसी को जान लें और उनसे पूछें कि इमरजेंसी क्या होती है, इमरजेंसी किस तरह से होती है। आज जो बच्चे आए थे उनसे मैंने कहा भाई अपनी सरकार को जिसने तुम्हें भेजा है उनसे कह दो कि साहब माफ़ीनामा नहीं वो करोगे तो कम से कम इतना तो कह दो कि हाँ भाई गलती हो गई थी। और जिसने इमरजेंसी लगाया था उसने तो सार्वजनिक रूप से दूसरा ही दिन कह दिया जब सरकार बदली, क्या हमसे गलती हुई थी इमरजेंसी लगाने के लिए और जनता से माफ़ी मांगती हूँ। पूरे कांग्रेस ने माफ़ी मांग लिया, लेकिन उसका समर्थन करने वाले 24 सूत्री का समर्थन करने वाले आप उसके बारे में चुप हो। कम से कम इतना तो कर दो, थोड़ा सा तो हया और शर्म होनी चाहिए कि साफ साफ बोल दो कि साहब उस समय हमसे गलती हुई थी, माफ़ीनामा लिख दिए, अब हम उसको भी वापस लेते हैं। तो क्या आप इमरजेंसी के बारे में आपको जो भी सवाल पूछना हो आप पूछें, अगले एपिसोड में शायद मैं आपके सवालों का जवाब दूं। लेकिन सब्सक्राइब करिए और थोड़ा सा लाइक डिसलाइक जो कुछ भी करना हो करिए। शुक्रिया।